उत्तर प्रदेश के छात्रों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। एमपी इंदौर में भी अब करियरविल ऑफलाइन शुरू हो गया है। जी हाँ, आपने सही सुना है। अब इंदौर में भी करियरविल ऑफलाइन कोचिंग खुलने वाली है। अब आपका सिलेक्शन कराएगा आपके आमने सामने पढ़ाकर। करियरविल के धुरंधर टीचर्स आ रहे हैं आपके शहर इंदौर में। जी हाँ, हम आपसे मिलने आ रहे हैं ऑफलाइन सेंटर अपना हम इंदौर में लेकर। तो ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है इंदौर वाले बच्चों के लिए, और हम भी इन बच्चों से बहुत जल्द मुलाकात करने वाले हैं। पहला बैच 19 मई से स्टार्ट हो रहा है। मेरे बच्चे, आपने देखा कि लाखों बच्चे करियरविल ऐप पर पढ़ रहे हैं और अनेक बच्चों ने करियरविल ऐप से पढ़कर सिलेक्शन लिया। मेरे दोस्तों, अब हम इंदौर में ऑफलाइन क्लासेस भी स्टार्ट कर रहे हैं। जो आपके सामने ये एड्रेस है और फोन नंबर आ रहा है, इस फोन नंबर पर आप अपनी इंक्वायरी ले सकते हैं और मेरे बच्चे इस बैच में एनरोल हो सकते हैं। सारी की सारी फैकल्टी वही करियरविल की फैकल्टी है और मेरे बच्चे, मैं खुद आ रहा हूं इंदौर आपसे मिलने। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? एक बार फटाफट से बता देंगे। किसी प्रकार की कोई परेशानी, दिक्कत, समस्या तो आपको नहीं है, वो भी बता देंगे। आज एक बहुत क्लासिक डायनेस्टी को हम स्टार्ट करने वाले हैं और चीजों को बहुत अच्छा रखेंगे। जैसा कि आप तक रखते आए हैं उसी प्रकार से चीजों को और भी आगे अच्छा रखा जाएगा। काफी दिनों के बाद ये पेज आप देख रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि अब भाई कोई ना कोई यूनिट कंप्लीट हुई होगी, है ना? तभी हम इस पेज को देख रहे हैं। दरअसल एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री ये हमारा पोर्शन है और ये सिलेबस कंप्लीट होने जा रहा है। मुझे ऐसा एक्सपेक्टेशन था कि आपका सिलेबस कल तक खत्म हो जाएगा, पर वो नहीं हो पाएगा। तकरीबन 3 दिन का समय आपका और लगेगा, यानी आज की क्लास और 3 दिन की क्लास और लगेंगे। क्यों ऐसा है? इसके पीछे का रीजन है कि मैं कुछ भी पॉइंट आपके लिए छोड़ना नहीं चाहता कि यार मैं 1-2 क्लास छोड़ने का आलकस कर जाऊं, बाद में आप कहीं और उन चीजों को देखें या फिर आपको कुछ ऐसे तथ्य हो जो इस इतिहास के बारे में पता होने चाहिए और वो आपको ना पता हो। ठीक है, तो वो आपको थोड़ा सा सही नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए, ये आपका ओवरऑल सिलेबस होता है जो हमें इसमें पढ़ना होता है। ठीक है, जैसे कि अभी तक जो हम पढ़ चुके हैं वो मुझे बताइए, और किसी में कोई डाउट है ना तो वो भी मुझे बताइए। अभी तक हम पढ़ चुके हैं हमारा पूर्व ऐतिहासिक समय, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, महाजनपद, मौर्य, लेटर मौर्यंस, गुप्ताज, लेटर गुप्ताज। अब लेटर वर्धन काल पढ़ चुके हैं, लेकिन जो लेटर गुप्ताज, बाद में गुप्ता है ना, लेटर गुप्ताज में भी बहुत सारी डायनेस्टी बची हुई है। जैसे पाल बची है, प्रतिहार बची है, गुर्जर डायनेस्टी बची है, राइट? गुर्जर प्रतिहार बोलते हैं। तो अभी हमारे कुछ डायनेस्टीज बची हैं और इसके अलावा साउथ इंडियन किंगडम्स भी बचे हैं। साउथ इंडियन किंगडम भी बचे हैं, इंडियन किंगडम भी आपके बचे हैं। तो साउथ इंडियन किंगडम को तो हम करेंगे ही करेंगे, जैसे पल्लव हुआ, ठीक है, तो उनको करना जरूरी है, राइट? तो अभी जो लेटर गुप्ताज हैं, इसी के अंदर आपका एक और होता है वैसे, जिसको हम बोलते हैं, कल हमने वर्धन डायनेस्टी को तो कंप्लीट कर लिया था। वर्धन तो कंप्लीट हो गई है, वर्धन डायनेस्टी कंप्लीट हो गई है, नहीं हो गई है? हाँ जी, हाँ जी। इसके बाद हम बात करें दूसरा पॉइंट, वर्धन तो हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद आपको एक डायनेस्टी देखने को मिलती है जिसको बोलते हैं पालवंश। पालवंश हमें देखने को मिलता है, जिसके बारे में हमें पढ़ना चाहिए। पालवंश के बारे में हमें पढ़ना चाहिए, तो हेडिंग डाल दीजिए पाला डायनेस्टी। ठीक है, चलिए। हाँ सर, इन्हीं डायनेस्टी से क्वेश्चन भी बहुत बंद है, इसीलिए तो मैं करा रहा हूं। तो आज का हमारा जो हेडिंग है दैट इज पाला डायनेस्टी। हेडिंग डाल दीजिए पालवंश। ठीक है, पालवंश। मैं कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता, राइट? मैं कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता, दैट इज अ पॉइंट। हेडिंग आपकी होनी चाहिए पालवंश। तो ये है पालवंश के बारे में, हेडिंग डाल दीजिए पालवंश। अच्छा, जैसा मैंने बताया, स्लाइडो का जो कलर है, स्लाइडो का जितना भी हमारे इधर कलर आ रहा है, इसका स्लाइडो का कलर व्हाइट क्यों है? जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, स्लाइडो का कलर व्हाइट होने का कारण है। ठीक है, और कारण क्या है? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको अलग से किताब के लिए पैसा खर्च करना पड़े, राइट? तो आप क्या कर सकते हैं, इस चीज को प्रिंट निकलवा सकते हैं, मेरी स्लाइडो को प्रिंट आप निकलवा सकते हैं।
ठीक है, चलिए ओके। तो भाई पोस्ट गुप्ता एरा यानी गुप्त युग के बाद के जो राजवंश है, गुप्त युग बाद के राजवंश, गुप्त युग के बाद राजवंश जो है उसमें एक आपको डायनेस्टी देखने को मिलती है, दैट इज नोन एज पाला डायनेस्टी। तो हेडिंग डाल लीजिए पाल वंश। ये पाल वंश का जो कब्जा है वो कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है, ठीक है। चलो पाल वंश हेडिंग डालते हैं, द हेडिंग इज पाला डायनेस्टी। अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि सर इनकी कनेक्टिविटी क्यों नहीं है एक दूसरे से। दरअसल हमारा इतिहास जला दिया गया, हमारा इतिहास जला दिया गया, ठीक है। चलो हमारा इतिहास किसने जलाया? बख्तियार खिलजी ने जला दिया, बहुत सारा इतिहास जला था वहां पे, ठीक है। तो याद रखिएगा फटाफट से, यहां पर आपको देखने को मिलता पाल वंश। हाँ ले आओ भाई, पाल वंश के बारे में बात करते हैं, ठीक है। पाला डायनेस्टी, पाला डायनेस्टी, पाला डायनेस्टी आपको देखने को मिलती है। तो पाला डायनेस्टी के बारे में अपन लोग चर्चा करते हैं, ठीक है बाबू। पाला डायनेस्टी के बारे में हम बात करते हैं। तो संस्थापक गोपाल है, संस्थापक पता होने से काम नहीं चलता, गधेड़ा पूरी बात सुनो पहले, इसके अंदर क्या काम है, ठीक है। क्या है, किस प्रकार से है, स्थापना होती है, क्यों होती है, किस प्रकार से होती है, इनका जो प्रशासन का क्षेत्र है। अच्छा ये आपको जब पता है, तुम्हें पता है मैं पहले ऐसे ही पढ़ाता था, यानी इमेज वगैरह रख के उसमें पर मुझे लगता है कि ऐसे ऐसे जरूरी है ना, ऐसे ज्यादा जरूरी है। तो इनका जो सेंटर था वो था, दैट वाज द सेंटर। इनका जो सेंटर था वो था ये वाला इनका सेंटर था, जहां पे ये मेजरली प्रशासन करेंगे। तो ये इनका सेंटर पॉइंट है जो आपका ये वाला देखने को मिलता है, गौदा के आसपास। गौदा के आसपास का सेंटर इनका है एडमिनिस्ट्रेशन का। आप इस चीज को लिखेंगे कि भाई इनका जो प्रशासन का मुख्य क्षेत्र है, ठीक है, वो इनके, ये गडरिया नहीं है भाई, गडरिया नहीं है, ये बात को समझिए। पाला डायनेस्टी के बारे में समझिए पहले ध्यान से कि भैया इनका जो प्रशासन क्षेत्र है वो कहां पर था, एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया कहां पर था, प्रशासन क्षेत्र, एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया कहां है इनका, एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया, एडमिनिस्ट्रेशन इनका कहां आपको देखने को मिलता है? सर जी वह मिलता है वर्तमान बंगाल और बिहार में। बंगाल बिहार जो वर्तमान में है, बंगाल प्लस बिहार जो वर्तमान में है, वर्तमान का जो बंगाल बिहार है वहां पर, वर्तमान का जो बंगाल बिहार है वहां पर इनका एरिया का एडमिनिस्ट्रेशन का कैप्चर पॉइंट था, ठीक है जी हाँ। इंपोर्टेंट आप इसमें याद रखना कि भाई इनका जो रिलीजन है, आपका रिलीजन कौन सा है, इनकी कैपिटल क्या है, कैपिटल क्या है, रिलीजन क्या है वो बताइए। कैपिटल क्या है? पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र इनकी कैपिटल है। पाटलिपुत्र क्या है? इनकी कैपिटल है, राजधानी है। पाटलिपुत्र इनकी राजधानी है। तो राजधानी आपको पाटलिपुत्र देखने को मिलती है, पाटलिपुत्र देखने को मिलती है, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र इज द कैपिटल, राजधानी आपको देखने को मिलती है। और इंपोर्टेंटली इसके अंदर आपको एक बात देखने को मिलती है कि भैया जी इसके अंदर इनका जो धर्म है दैट इज बौद्ध धर्म। ये बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, बौद्ध धर्म के अनुयायी आपको देखने को मिलते हैं, बौद्ध धर्म के अनुयायी आपको यह देखने को मिलते हैं, महायान बौद्ध धर्म के, ठीक है। इनकी कैपिटल आपकी पाटलिपुत्र हो गई। इनका जो धर्म है वो किस धर्म को मानते हैं, रिलीजन इनका क्या है, रिलीजन इनका क्या है, दैट इज, रिलीजन क्या है सर इनका? सर जी बौद्ध धर्म को मानते हैं, महायान बौद्ध को, बौद्ध वो भी कौन सा वाला, महायान, महायान बौद्ध को बहुत घना मानते हैं। ये महायान बौद्ध को क्या मानते हैं भाई, बहुत घना मानते हैं महायान बौद्ध को, ठीक है। चलो इंपोर्टेंट सी बात यह है कि इनका जो शासन है, पाल वंश का जो शासन है वो 8वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी के बीच चला था, ठीक है। इनका जो शासन है वो 8वीं से लेकर 12वीं शताब्दी के बीच में चला है। तो लिख लेना इनका शासन है 8th to 12th सेंचुरी, 8th to 12th सेंचुरी। तो एक बात हमें पता लगी कि सर इन्होंने लगभग 400 वर्षों तक शासन किया है। आपको पता लगा 8 से लेकर 12 तक चला है, तो हमें यहां पे क्लियर होता है कि लगभग इन्होंने 400 साल तक शासन किया है, ठीक है। लगभग 400 साल तक शासन किया है, ऑलमोस्ट रूल्ड ओवर 400 ईयर्स, रूल्ड ओवर 400 ईयर्स। ये सवाल पेपर में आया है आपके, ये सवाल आपकी CGL के पेपर में आया है, PGL के पेपर में आया है, ठीक है। चलिए
तो इन्होंने जो प्रशासन किया 400 वर्षों तक इन्होंने प्रशासन किया, 400 वर्ष तक प्रशासन, 400 वर्षों तक प्रशासन इन्होंने किया है, तक प्रशासन इन्होंने किया है, 400 वर्षों तक प्रशासन इन्होंने किया है। एडमिनिस्ट्रेशन कब तक किया बाबू? 400 वर्षों तक किया। मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई भी दिक्कत होगी, मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगी। अब हम बात करते हैं पाल का मतलब क्या होता है, शाब्दिक अर्थ क्या है। पाल एक संस्कृत भाषा का शब्द है, पाल एक संस्कृत भाषा का शब्द है। याद रखिएगा इनकी जो भाषा है वो कौन कौन सी है सर जी? पाली, प्राकृत और संस्कृत। इसमें जो भाषा प्रयोग में लाई जाएगी पाली, प्राकृत और संस्कृत होगी भाषा, ठीक है। पाल वंश के अंदर भाषा जो होगी वो समझना, पाली, प्राकृत और संस्कृत है भाषा। जो लैंग्वेज है 3 है, पाली, प्राकृत और संस्कृत। ये 3 भाषाएं आपको इधर देखने को मिल जाएंगी। एक बड़ा सवाल आता है कि सर जी इसका मतलब क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट टर्म, ठीक है। जैसे ठीक है, जैसे शब्द की बात करता हूं, जो पाल शब्द है, पाल शब्द, जो पाल शब्द है इसकी बात कर रहा हूं, पाल शब्द है, पाल शब्द, इसका शाब्दिक अर्थ की बात करते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? तो शाब्दिक अर्थ है पालनहारा, पालने वाला। पालने वाला शाब्दिक अर्थ है, या रक्षक आप इसे कह सकते हैं, रक्षक, रक्षक आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है पालनहारा या रक्षक, पालनहारा, पालनहारा कह सकते हैं आप, पालनहारा, ठीक है, पालनहारा आप कह सकते हैं। पैट्रोनेजर, पैट्रोनेजर आप लिख सकते हैं, पैट्रोनेज। पैट्रोनेज का मतलब ये होता है कि पालनहार कर रहा है कोई किसी का, तो दैट इज नोन एज पैट्रोनेज। अब लाल बाल पाल नहीं है रे, मॉडर्न में पहुंच जाते हो तुम। पैट्रोनेज करना यानी किसी का पालन करना, किसी को संरक्षण देना, ठीक है। और इन्हीं को रक्षक भी कहा जाता है संस्कृत लैंग्वेज में, संस्कृत लैंग्वेज में बोलते हैं इसको रक्षक, संस्कृत में इसको बोलते हैं रक्षक। संस्कृत में क्या बोलते हैं भाई? संस्कृत भाषा में इसको बोलते हैं रक्षक। ये चीज हमें यहां पे पढ़नी है, ठीक है। अब पूछा जाएगा कि इस वंश का संस्थापक कौन है, फटाफट बताइए। अब आपसे पूछा जाएगा इस वंश का संस्थापक आपका कौन देखने को मिलता है, फटाफट बताइए बिना परेशानी के। ना ना ना, ओके है, ठीक है, ठीक है। संस्थापक बताइए, संस्थापक इसका गोपाल है। निशा कहां सिलेक्शन हुआ आपका? निशा, ठीक है, चलिए कहां सिलेक्शन हुआ है आपका? ठीक है, हाँ। इसके संस्थापक आपको कौन देखने को मिलता है? गोपाल देखने को मिलता है। वो नेक्स्ट पेज पे मैं बताऊंगा, यहां जगह नहीं बची यार, नेक्स्ट पेज पे लिखूंगा। नोट हुआ है तो फटाफट बताइए। ठीक है, चलो। गोपू, हाँ गोपू ने इसकी स्थापना करी थी। बढ़िया, तुम्हारी गैल खेले रहे ना, कंचे खेले ना भाई तेरी गैल, हाँ बढ़िया। नीचे निकल गया लड़का, कह रहा है सर गोपू ने की थी, वाह, निकल गया निकल गया। चलो सर, हाँ आगे बढ़िया। अब यहां फटाफट से हेडिंग डालिए दोबारा से, संस्थापक की बात करते हैं। संस्थापक जी ने क्या क्या किया है वो भी देखते हैं। टेन्योर कितना रहा है संस्थापक जी का? चलो भाई, अब पाल वंश के सबसे पहले पूछा जाएगा कि भाई संस्थापक कौन है, ठीक है। चलो आप बताएंगे गोपाल। टेन्योर कितना है गोपाल का? फाउंडर, दैट इज गोपाल, ऑल्सो नोन एज गोपाल, गोपाला। गोपाला क्या जो टेन्योर है 750 से लेके 770 सीई तक, कॉमन एरा 50 से लेके 70 सीई, ठीक है। चलिए बढ़िया। अब ये आपको याद रखना है कि भाई एक तो इसके बारे में ये पता होगा संस्थापक था, ज्यादा इसके बारे में कोई इतना दिमाग लगाना नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ये संस्थापक था, इसने ही अपनी कैपिटल बनाया था इसको, ठीक है, याद रखना, ठीक है, कैपिटल बनाया था। क्लियर है? ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं, कम से कम आपको ये पता है। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कि ये बुद्ध धर्म का ही, जैसे ये किस धर्म का अनुयायी था? बौद्ध धर्म का अनुयायी था,
बौद्ध धर्म अनुयायी था। इसी ने अपनी राजधानी किसको बनाया था? राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया। इसी ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया। राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया। यही है जो अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाता है। एंड इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि ओदंतपुरी में मठ की स्थापना इसी ने करी थी। ठीक है, ओदंतपुरी में मठ की स्थापना, ओदंतपुरी में मठ स्थापना इसी ने करी है। मठ की स्थापना इसी ने की है, इसी ने की थी। ओदंतपुरी में मठ की स्थापना इसी ने करी थी। तो आप इसको लिख लेना, कैसे कैसे आपको लिखना है। फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म, बुद्धिज्म का फॉलोअर था। मेड कैपिटल एट पाटलिपुत्र, मेड कैपिटल एट पाटलिपुत्र। ठीक है, और ओदंतपुरी में मठ की स्थापना, मेक मोनेस्ट्री एट ओदंतपुरी, मेड मोनेस्ट्री एट ओदंतपुरी, ओदंतपुरी। बाद में चल के यहीं पर यूनिवर्सिटी भी बन गई है, ठीक है, चलो याद रखना। ओके, इसके बाद जो अगला इसके अंदर आपको देखने को मिलता है, जो अगला व्यक्ति इस गद्दी पर बैठा वो है धर्मपाल। नेक्स्ट पर्सन आपको देखने को मिलता है धर्मपाल। अगला रूलर आपको देखने को मिलेगा धर्मपाल, वो थोड़ा मजबूत आदमी है। अगला शासक आपको देखने को मिलता है धर्मपाल जी आपको देखने को मिलते हैं। अगले शासक आपको देखने को मिलते हैं धर्मपाल जी की हम बात करते हैं। अच्छा खासा हिसाब किताब है धर्मपाल जी का। 40 साल राज किया है, 770 से लेकर 810, 770 से लेकर 810 एडी, 810 एडी। ठीक है, 770 से लेकर 810 एडी यहां पर हम देख रहे हैं। क्लियर है जी? हाँ। तो फिर इसके बारे में बात करते हैं, इंपॉर्टेंट सी बात हम बताते हैं। ठीक है, किसके बारे में? धर्मपाल के बारे में। परम सौगात और उत्तरापथ स्वामी, ये उपाधि है इसकी, परम सौगात और उत्तरापथ स्वामी। ठीक है, तो आप लिख लेंगे कि भैया जो नेक्स्ट रूलर है दैट इज धर्मपाल। परम सौगात और उत्तरापथ स्वामी इनकी उपाधियां हैं। परम सौगात एंड उत्तरापथ स्वामी, परम सौगात एंड उत्तरापथ स्वामी। उत्तरापथ स्वामी लिख लीजिए, इसको क्या कहा जाता है? परम सौगात एंड उत्तरापथ स्वामी, पथ स्वामी। यह आपको देखने को मिलता है। परम सौगात और उत्तरापथ स्वामी इनको कहा जाता है, परम सौगात और उत्तरापथ स्वामी। ठीक है, याद रखना। विक्रमशिला की जो है विक्रमशिला सोमपुरी विहार या विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना इन्होंने ही की है। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना इन्होंने ही की है। ठीक है, विक्रमशिला की स्थापना इन्होंने की है। टेन्योर थोड़ा सा याद रखना, हल्का हल्का। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी कहां देखने को मिलती है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार में है, विद्यालय जो कि बिहार में देखने को मिलता है, इन्होंने ही बनवाया था। जो कि बिहार में देखने को मिलता है, इन्होंने ही बनवाया था। ठीक है, विक्रमशिला। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी इन्होंने ही बनवाई थी, राइट? जी हाँ। इंपॉर्टेंट ये भी याद रखना कि भाई इन्होंने द्वारा ही सोमपुरी विहार की स्थापना भी कराई गई थी, वो भी बिहार में है। सोमपुरी विहार, सोमपुरी की स्थापना भी कराई थी। सोमपुरी विहार, विहार क्या होता है? ये बुद्ध धर्म से रिलेट करता है। ये विहार वो बिहार वाला विहार नहीं है, ये दूसरा है। ठीक है, सोमपुरी विहार बनवाया, ये बुद्धों के लिए बनवाया जाता है, बनवाया।
तो उन्होंने सोमपुरी मोनेस्ट्री कैसे कह सकते हैं, मठ कह सकते हैं, विहार कह सकते हैं। सोमपुरी मोनेस्ट्री बनवाई, ठीक है, मठ ही लिख लीजिए यार, मोनेस्ट्री ज्यादा सही रहेगा, वरना आप इसमें खामखा आपको लगेगा कि पता नहीं क्या लिखा है। ठीक है, चलो। और याद रखना कि भाई ये इस पूरे के पूरे मैटर को चलाने के लिए, ठीक है, 200 गांव दान में दिए थे। नालंदा यूनिवर्सिटी का खर्चा चलाने के लिए 200 गांव दान में दिए थे इन्होंने। ठीक है, तो 200 गांव का डोनेशन इन्होंने दिया था, 200 गांव का डोनेशन दिया था, 200 गांव का। किस लिए? नालंदा का खर्च चलाने के लिए, नालंदा के खर्च चलाने के लिए, नालंदा खर्च चलाने के लिए, चलाने के लिए 200 गांव दान दिए, 200 गांव दान किए, दान किए। अब ये दान करने का मतलब क्या है कि 200 गांव का जो टैक्स आता था वो नालंदा यूनिवर्सिटी के लिए ही जाता था। डोनेटेड 200 विलेजेस, तो इतना हिसाब किताब था उसका। डोनेटेड 200 विलेजेस, टैक्स टू नालंदा, टैक्स टू नालंदा। कि भाई नालंदा के अंदर जो भी होगा वो मैटर कुछ इस प्रकार से रहेगा। ठीक है, फटाफट नोट करिए, बिना परेशानी के हम बात करते हैं, आगे बढ़िए। लिखा आपने? सर जी आप पॉलिटिशियन बन जाओ। नहीं यार, पॉलिटिशियन बन के क्या ही होना है, वहां मैं आपको पढ़ा नहीं पाऊंगा ना, बात तो समझो, है ना भाई। चलिए सर, आज बहुत दिनों के बाद क्लास लाइव लिए, 36 कंप्लीट कर दिया, बहुत बढ़िया। मोनू यादव, मोनू तुम्हारी तो बात ही अलग है। कल परसों मैंने तुम्हारी चर्चा सुनी थी, बहुत ज्यादा कह रहे थे कि मोनू अलग ही चीता है। अच्छा, ये आपने नोट करा, ठीक है। अरे धर्मपाल वो राजा है बेसिकली जिसने कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। ठीक है, कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में इसने भाग लिया था। तो नालंदा विक्रमशिला, बाबू नालंदा का खर्च चलाने के लिए, विक्रमशिला का खर्च क्यों चलाएगा ये? विक्रमशिला छोटी सी यूनिवर्सिटी नहीं हुई चल जाकर। ठीक है, आप समझिए, आगे हम पढ़ते हैं। अब इनके बारे में समझना, धर्मपाल भाई के बारे में, भाई धर्मपाल के बारे में समझना। कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में इन्होंने भाग लिया था, कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया, कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में इन्होंने भाग लिया था। ठीक है, याद रखना, त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। जो कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष आपका हुआ था, ट्राई पार्टी स्ट्रगल, ठीक है, वहां पर आपको देखने को मिलेगा। कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था इन्होंने, त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया, भाग लिया, में भाग लिया, took part in Kannauj tri-party struggle, took part in ठीक है, कन्नौज ट्राई पार्टी स्ट्रगल,
स्ट्रगल। कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में होगा कि एक त्रिपक्षीय संघर्ष क्या है। ठीक है, चलिए बाबू, कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष को मैं तब बताऊंगा जब पहले मैं इसको पढ़ा दूंगा, देन फिर मैं आपको पाल डायनेस्टी के बाद में राष्ट्रकूट को पढ़ा दूंगा। जब गुर्जर प्रतिहार बता रहा हूं तब मैं इसके बारे में चेक करूंगा। ठीक है, क्योंकि बाबू ये अलग से बताना पड़ता है, क्योंकि इसके लिए बहुत सारी कहानी आपको बतानी पड़ेगी। ठीक है, याद रखना। परम भट्टारक किसका नाम था? इन्हीं का नाम परम भट्टारक भी था। एक बच्चा पूछा परम भट्टारक किसका नाम था? इन्हीं का नाम परम भट्टारक भी है। इनको परम भट्टारक के नाम से भी जाना जा सकता है, परम भट्टारक। इनको परम भट्टारक के नाम से भी जाना जाता था। ये इन्हीं के बारे में कंप्लीट डिटेल है बस। परम भट्टारक, इनके बारे में पूरी डिटेल है। परम भट्टारक, परम भट्टारक परम भट्टारक आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे ही नोट हो जाए फटाफट बताना। ठीक है, चलो नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। असम का पुराना नाम क्या है? कामरूप। शिखा नाम का एक लड़का क्लास में आ चुका है। शिखापाल नाम का लड़का है। पाल वंश में शिखापाल नाम के लड़के की एंट्री होती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आप आगे समझिए। नेक्स्ट आपको देखने को मिल जाएगा देवपाल। अगला रूलर आपको कौन देखने को मिलता है? देवपाल भी देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट रूलर आपको देखने को मिलता है देवपाल। देवपाल नेक्स्ट रूलर है देवपाल। देवपाल नेक्स्ट रूलर है। देवपाल देवपाल आपको नेक्स्ट रूलर देखने को मिलते हैं। और देवपाल के बारे में याद रखना 810 से 850 तक इनका शासनकाल रहा है। 810 से 850 तक इनका कार्यकाल रहा है सीई। बड़ी बात देवपाल के बारे में यह है कि ये वो है जिसने राजधानी को पाटलिपुत्र से मुंगेर ट्रांसफर किया। ये वो है जिसने पाटलिपुत्र को राजधानी को पाटलिपुत्र से मुंगेर ट्रांसफर किया था। ठीक है, इसी ने राजधानी को पाटलिपुत्र से मुंगेर ट्रांसफर किया। मुंगेर स्थानांतरित किया था। पाटलिपुत्र से मुंगेर स्थानांतरित किया था इसी ने। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट है। शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम पाटलिपुत्र टू मुंगेर। शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम पाटलिपुत्र टू मुंगेर। पाटलिपुत्र टू मुंगेर। फ्रॉम पाटलिपुत्र टू मुंगेर। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट बात इनके बारे में यह है कि इन्होंने असम, कामरूप, उड़ीसा तक, असम, कामरूप, उड़ीसा तक क्षेत्र विस्तृत किया। क्षेत्र को पाल वंश में मिलाया। इन्होंने एक्सपेंशन किया है। एडिड दिस एरिया टू दिस। ठीक है, चलिए दिस एरिया टू दिस। एडिड कामरूप या एनेक्स बोलते हैं। इसके लिए एग्जैक्ट मीनिंग होती है एनेक्स करना। एनेक्स्ड कामरूप, असम एंड उड़ीसा। इस पर कब्जा इसने अपना प्राप्त किया था। ठीक है, इसको में कब्जा जो है वो इसने प्राप्त किया था। ठीक है, याद रखना। अब यहां पर कहा जाता है कि इसने ना बुद्ध धर्म को बचाने के लिए इसने काफी काम किया। जैसे एक बड़ा तगड़ा स्टेटमेंट इसके बारे में दिया जाएगा
कि शैलेंद्र वंशीय राजा के कहने पर नालंदा में बुद्ध मठ बनाने के लिए या बौद्ध विहार बनाने के लिए इसने 5 गांव दान में दिए थे। 50 नहीं, वो 5 गांव दान में दिए थे, याद रख लेना। जावा यानी कि इंडोनेशिया, नेशिया के शैलीय एक डायनेस्टी आपको देखने को मिलती है। शैलीय भी आपको एक डायनेस्टी देखने को मिलती है, लेकिन ये शैलेंद्र डायनेस्टी है, शैलेंद्र है। शैलेंद्र वंश के राजा के कहने पर, वंश के राजा के कहने पर कहने पर 5 राजा इसने, 5 गांव इसने दान में दिए थे। ठीक है, चलिए। बहुत चीजें उस किताब में मिसप्रिंट है। क्या वो एक, यार वो किताब आउटडेटेड है, मैंने आपको बताया कि बढ़िया है किताब, मैं किताब की बुराई नहीं कर रहा उस किताब की, ठीक है, जो ब्लू किताब है जीएस की, मैं बुराई नहीं कर रहा, अच्छी किताब है, ओके दैट्स इट। लेकिन उससे अधिक भी पढ़ना होता है आपको, ठीक है। आप खुद सोचो, वो बच्चे को रटी पड़ी है वो किताब। और आजकल मुझे अजीब उन टीचर को देख के लगता है कि जो उस किताब को एक्सप्लेन करा रहे हैं, ठीक है। कितना अजीब है। जीएस का टीचर होने के बाद भी जब आप इस प्रकार की किताबों को सॉल्व कराते हो तो वो क्या दर्शाता है? आपकी क्षमताएं कहां गई? फिर आपने वही किताब पढ़ी और किताबों पे रिसर्च ही नहीं है आपकी, तो इट मस्ट नॉट बी डन, राइट। तो शैलेंद्र वंश के जो राजा हैं, इनके कहने पर इन्होंने क्या किया है, बौद्ध मठों को बौद्ध मठ बनाने के लिए 5 गांव दान दिए थे, गांव दान दिए, ठीक है, 5 गांव दान दिए। नोट करिए फटाफट से। तुषार किसको कह रहे हो आप? फटाफट बताइए। ठीक है, याद रखिए। तो कई बार पूछ लेते कि भाई शैलेंद्र वंश का राजा क्या नाम था? बलपुत्र देव नाम था उनका। बलपुत्र देव राजा का नाम क्या था? बलपुत्र देव। कौन राजा का नाम क्या था? बलपुत्र देव। बलपुत्र देव, बलपुत्र देव, बलपुत्र देव आपको देखने को मिल जाएंगे, बलपुत्र देव देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए, राइट, दैट इज वेरी गुड। मुझे नहीं लगता कि कोई इशू यहां तक होगा। बढ़िया तरीके से आप इसको नोट कर पाए होंगे, बढ़िया तरीके से आप इसको नोट कर पाए होंगे। ठीक है, चलो, कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, चलो, अब इसके बाद का थोड़ा जो क्रम है वो गायब है। विग्रहपाल, नारायण पाल, ठीक है, महिपाल, वो क्रम विफल रहता है। इसके बाद एक लंबे समय तक पाल वंश के अंदर कोई भी बड़ा विस्तार आपको नहीं देखने को मिलता, कोई भी बड़ा विस्तार आपको नहीं देखने को मिलता, कोई भी बड़ा विस्तार आपको नहीं देखने को मिला। अगला विस्तार आपको देखने को मिलेगा 988 में देखने को मिलेगा। इसके बाद लंबे समय तक कोई भी प्रभावशाली शासक पाल वंश में नहीं आया। इसके बाद लंबे समय तक कोई प्रभावशाली शासक नहीं आया, कोई प्रभावशाली शासक नहीं आया।
शासक नहीं आया, नहीं आया। बट 988 एडी में एक रूलर आता है, ठीक है। नो इंपोर्टेंट रूलर फॉर लॉन्ग टाइम, इंपोर्टेंट रूलर फॉर लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम। यहां पे एक रूलर आपको देखने को मिलता है, 988 में आता है। अब यहां पे एक रूलर देखने को मिलता है 988 एडी में आता है। रूलर आपको देखने को मिलता है 988 एडी में, जिसका नाम है महिपाल फर्स्ट। ये थोड़ा बाकी रूलर्स के मुकाबले थोड़ा अलग है, महिपाल फर्स्ट, महिपाल प्रथम। तो हम महिपाल प्रथम के बारे में चर्चा करेंगे। हेडिंग डाल लीजिए महिपाल प्रथम के बारे में, हेडिंग डाल लीजिए महिपाल प्रथम के बारे में। नौ सौ अट्ठासी से लेके 1036 एडी तक इसका कार्यकाल रहा है, लगभग 48 साल। ठीक है, ठीक है, इसको पहले लिख लीजिए ना भाई। 988 से लेके 1036, 988 से इसका जो कार्यकाल है, चलो अगले पेज पे लिख दूंगा, पहले ये लिख लो। आज कंप्लीट नहीं होगी भाई हिस्ट्री, लगेगा इसमें। नाम क्या है भाई? नाम है वही अपना, क्या बोला, महिपाल पहला। महिपाल है भाई सब, महिपाल पहला। जैसे मैंने बताया 988 से 1036 कार्यकाल है, 988 से लेकर 1036 एडी। एडी को सी लिखो यार, ज्यादा बढ़िया लगेगा, सीई। तो लिख लीजिए महिपाल प्रथम, महिपाल प्रथम। तो महिपाल प्रथम के बारे में आप बताएं, महिपाल प्रथम के बारे में क्या कुछ आपको देखने को मिलता है। इसको दूसरा संस्थापक कहा जाता है, इसको कहते हैं यह दूसरा संस्थापक था। ठीक है, चलिए। तो इसका इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात है कि भाई तिब्बत में भी बुद्ध धर्म का प्रचार अगर किसी को जाता है वो श्रेय, तो वो इसी को जाता है। इस चीज को लिखिए, जो चीज बोल रहा हूं इस चीज को लिखिए। इसको पाल वंश का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है, पाल वंश का द्वितीय संस्थापक, द्वितीय संस्थापक, द्वितीय संस्थापक कहा जाता है, कहा जाता है। नोन एज सेकंड फाउंडर ऑफ, सेकंड फाउंडर ऑफ पाला डायनेस्टी। पाल वंश का दूसरा संस्थापक कहा जाता है। इंपॉर्टेंट बात दूसरी, तिब्बत में बुद्ध धर्म का प्रचार किया, तिब्बत में बौद्ध धर्म प्रचार किया। ठीक है, प्रमोट द बुद्धिज्म इन तिब्बत, प्रमोट द बुद्धिज्म इन, प्रमोट द बुद्धिज्म इन तिब्बत, याद रखना। कैप्चर्ड वाराणसी, वाराणसी पर भी कैप्चर किया था इसने, ही कैप्चर्ड वाराणसी। अरबों से क्या इनका सामना हुआ था? प्रारंभिक तौर पर अरबों का कोई सामना इनसे नहीं हुआ। स्थिरपाल और वसंतपाल इसके दो भाई हैं, इसके दो भाई हैं, स्थिरपाल और वसंतपाल। इसके दो भाई आपको देखने को मिलता है भाई, स्थिरपाल और वसंतपाल। स्थिरपाल देखने को मिलता है और वसंतपाल देखने को मिलता है, प्लस वसंतपाल। स्थिरपाल और वसंतपाल आपको देखने को मिलते हैं। तो सीधी बात है, स्थिरपाल, स्थिरपाल प्लस वसंतपाल प्लस महिपाल, तीनों ने मिलकर इन्होंने वाराणसी को जीता था। इन्होंने वाराणसी को जीता, वाराणसी को जीता। क्लियर भाई, वाराणसी जीत लेते हैं, कैप्चर्ड वाराणसी। इनके द्वारा ही वाराणसी को जीता गया था। राजेंद्र चोल ने इसको हराया, राजेंद्र चोल ने इसको हराया था, राजेंद्र चोल ने इसको हराया है। लिखिए, डिफीटेड बाय राजेंद्र चोला, चोल वंश के राजा हैं। ठीक है, डिफीटेड बाय
राजेंद्र चोला। राजेंद्र चोला, राजेंद्र चोल परम प्रतापी शासकों में से एक है। राजेंद्र चोल द्वारा परास्त, राजेंद्र चोल ने परास्त किया, बैटल होता है राजेंद्र चोल का और महिपाल का, तो जीतता कौन है सर? राजेंद्र चोल बैटल को जीत जाता है। राजेंद्र चोल बैटल को जीत जाता है बहुत मजबूत तरीके से, राजेंद्र इस बैटल को जीतेगा। ठीक है, याद रखना। क्लियर है? इसके बाद भी लंबे समय तक तख्त खाली रहा था। इसके बाद भी लंबे समय तक तख्त खाली रहा था। इसके बाद भी लंबे समय तक तख्त खाली रहा। ठीक है, याद रखिए। कोई समस्या नहीं सर? इसके बाद आप देख लीजिए अन्य महत्वपूर्ण शासक, सीधी हेडिंग डाल लीजिए अन्य महत्वपूर्ण शासक, अदर इंपोर्टेंट रूलर्स, क्योंकि इसके बाद बाबू कोई बड़ा रूलर नहीं है, इसलिए आप छोटी छोटी बातों में अदर इंपोर्टेंट रूलर्स लिख लीजिए। इसके बाद आप लिख लेंगे सीधा अदर इंपोर्टेंट रूलर्स, अदर इंपोर्टेंट रूलर्स। और हम राजेंद्र चोला के बारे में चोल वंश में पढ़ेंगे, बड़े लेवल पर पढ़ेंगे। अदर इंपोर्टेंट रूलर्स लिखेंगे, अन्य महत्वपूर्ण शासक। जैसे पहला एक शासक हमें देखने को मिलता है महिपाल सेकंड, महिपाल द्वितीय। ये भी कोई उत्ती के नहीं उछाल पाया कि हां इसने कोई बड़ा काम करा हो, नहीं, कोई बड़ा काम नहीं किया। इसके बाद रामपाल, रामपाल, रामपाल है। ठीक है, याद रखना, रामपाल आपको देखने को मिलेगा। देन मदनपाल और गोविंदपाल, इनके बाद रामपाल, मदनपाल और गोविंदपाल, मदनपाल और गोविंदपाल, गोविंदपाल, और यहीं पे वंश खत्म हो जाएगा। पूछा जाता है कि महिपाल को मैंने क्यों लिखवाया, इंपोर्टेंट बात क्या महिपाल के बारे में? आप खुद सोच के देखो महिपाल के बारे में क्या इंपोर्टेंट बात होगी। दरअसल बात ये थी कि यहां पर जो महिपाल आपको देखने को मिलता है, ये वो है जिसको केवर्त जनजाति ने हराया था। केवर्त जनजाति आपके इसके समय में देखने को मिलेगी, उसी ने इसको हराया। किल्ड बाय केवर्त जनजाति, किल्ड बाय केवर्त जनजाति, केवर्त जनजाति, केवर्त जनजाति द्वारा हत्या करी गई है इसकी। केवर्त जनजाति, केवर्त ट्राइब। किसने मारा इसको? केवर्त ट्राइब ने इसको मार दिया। एक बच्चा कह रहा है सर जिमूत वाहन किसके समय में रहे हैं? बहुत बढ़िया, जिमूत वाहन के बारे में ये पूछ रहे हैं बार बार कि सर जिमूत वाहन किसके समय में रहे हैं। बढ़िया, कोई इंपोर्टेंट सी बात है जिमूत वाहन के बारे में? ठीक है, क्यों है जिमूत वाहन इंपोर्टेंट? क्योंकि उन्होंने दया भाग लिखी थी। जिमूत वाहन महिपाल फर्स्ट के दरबारी थे। महिपाल फर्स्ट के जो दरबारी थे वो जिमूत वाहन थे। इनके एक दरबारी कवि हुआ करते थे जिनका नाम था जिमूत वाहन। जिमूत वाहन, वाहन। तो पूछा जाता है जिमूत वाहन का लेख क्या है? सर दया भाग, दया भाग, दया भाग आपको देखने को मिल जाएगा। दया भाग इनकी बुक है, दया भाग बुक इन्होंने लिखी है। रामपाल के दरबार में भी एक दरबारी हुआ करते थे संध्याकर, संध्याकर नंदी। इनके एक दरबारी थे संध्याकर नंदी, रामपाल के दरबारी थे संध्याकर नंदी, संध्याकर नंदी। इन्होंने एक किताब लिखी है रामपाल चरित्र। संध्याकर नंदी ने एक किताब लिखी है रामपाल चरित्र। इनकी एक बुक है रामपाल चरित्र, रामपाल चरित्र। रामपाल चरित्र इनकी किताब है। सर नेपाल भी थे? हाँ नेपाल भी थे। ऐसे तो मैंने बोला कि बहुत सारे थे,
नयापाल बोलते हैं, नेपाल नहीं बोलते, नयापाल बोलते हैं। ये फटाफट बताइए बिना परेशानी के। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि कोई समस्या होगी, मुझे नहीं लगता कि कोई समस्या आपको होगी। महिपाल का बहुत छोटा सा टेन्योर है, 1072 से 1075। 72 से 75 आपको देखने को मिलता है, 72 से 75 देखने को मिलता है। फटाफट लिखें, 1072 से 75 टेन्योर है। रामपाल का कितना है सर? 1177, यानी 1077 से 1130। उसके बाद मदनपाल है, मदनपाल का टेन्योर भी छोटा सा है, मदनपाल का टेन्योर भी छोटा सा आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, मदनपाल का टेन्योर भी आपको छोटा सा देखने को मिल जाता है। कहा जाता है कि ये दोनों आपस में कजिन थे, कजिन आपको कहने को मिल जाते हैं कि कजिन थे, आपस में भाई थे, और इसी वजह से जो लास्ट रूलर कहा जाता है वो गोविंदपाल को कहा जाता है। लास्ट रूलर इन्हीं को कहा जाता है, लास्ट रूलर कहा जाता है गोविंदपाल को, क्योंकि गोविंदपाल जो है इसका टेन्योर एंड में खत्म हुआ है, टेन्योर एंड में खत्म हुआ है। पूछा जाता है कि इनका टेन्योर कितना था, बताएं। तो इनका टेन्योर आपको देखने को मिलता है 58 से 62, 1158 से 1162। इनके टेन्योर फिक्स नहीं है, निर्धारित नहीं है, समय निर्धारित नहीं, निर्धारित नहीं है, निर्धारित नहीं है। इनका समय निर्धारित नहीं है। हाँ, गोविंदपाल का टेन्योर 1158 से 62 जरूर है। ठीक है, दैट इज द पॉइंट। इसी के बारे में हमें इतनी ही चर्चा करनी थी। ठीक है, चलिए सर, इतिहास में ऐसी कौन सी डायनेस्टी है जिसने भारतीय इतिहास पर छाप छोड़ी है? तो सर तुमने तो सिस्टम हैंग कर दिया। अरे इतिहास ही वो बना है जिसने छाप छोड़ी है, अगर जिसने छाप ना छोड़ी होती तो हम पढ़ाते ही नहीं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया क्लास आज की रही। यहीं आके आपका पाल वंश खत्म होता है। अगली क्लास में रेडी होके आना गुर्जर प्रतिहार के बारे में। स्लाइड में छोड़ दे रहा हूं आपके लिए गुर्जर प्रतिहार के बारे में। दिस इज प्रतिहारा डायनेस्टी। थोड़ा बहुत देख लेना इनका डिजाइन वगैरह। ठीक है, इंग्लिश में है पर मैं हिंदी में ही पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा देख लेना, पुरानी स्लाइड्स हैं अपनी। ठीक है, तो देखते हुए आना इनको बढ़िया तरीके से। यशपाल वगैरह सबके बारे में बात करूंगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।